गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण बिंदु राजनीतिक दल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इस अवधारणा के बारे में कुछ बातों पर अवलोकन करेंगे। राजनीतिक दल एक सामान्य सा सुना सुनाया शब्द है, या यूँ कहें आमजन इस शब्द से भली भांति परिचित है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र में किसी न किसी रूप में कोई न कोई पार्टी वहाँ पर कार्यरत रहती है और शासन कार्यों में उसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका पाई जाती है। राजनीतिक दल से क्या आशय है, राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में क्या महत्व है, या हम यूँ कहें राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र किस प्रकार असंभव है और राजनीतिक दल अपने प्रयासों से किस प्रकार सत्ता प्राप्त करके सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, या हम यूँ कहें इनको आधार मानते हुए, आज हम राजनीतिक दल की अवधारणा का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक जहाँ होता है वो दो रूपों में होता है, या तो शासन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है या फिर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य का संचालन करते हैं। इस प्रकार जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ या तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या होती है, या हम कहें महत्वपूर्ण काम होता है, और इस काम को संपादित करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए जनता असंगठित रूप से क्या करे, ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है। या हम यूँ कहें अप्रत्यक्ष रूप से जनता प्रतिनिधि शासन का संचालन करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो किस प्रकार करे, कैसे करे, इसका निर्णय लेना असंगठित जन समुदाय के बस की बात नहीं है। इसके लिए कुछ समान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, संगठित रूप से कुछ नीतियाँ निर्धारित करता है, कुछ अपने उद्देश्य लेकर चलता है और कुछ उसकी विचारधारा होती है। उन सब के आधार पर वह जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है और जन समर्थन के आधार पे वह सत्ता में जाने का प्रयास करता है, या यूँ कहें सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बिना राजनीतिक दलों के सत्ता का गठन या सत्ता का निर्माण संभव नहीं है, और इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लास्की जैसे विचारकों ने तो ये कह भी दिया है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण है, अर्थात जिस प्रकार किसी भी जीव में प्राण महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक तत्व है, उसी प्रकार लोकतंत्र में राजनीतिक दल अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक तत्व है। तो राजनीतिक दल क्या है, इनका गठन किस प्रकार होता है, इनकी विचारधारा एक समान कैसे होती है, और इनकी शासन में क्या भूमिका है, और दलीय प्रणाली के कितने रूप होते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। वैसे सामान्य अर्थों में तो हम समझें तो राजनीतिक दल मानव समुदाय में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि एक समान उद्देश्यों को लेकर, एक समान नीतियों को लेकर और एक समान विचारधारा में विश्वास करते हुए चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है और वह सत्ता पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, और इस हेतु वो जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता से सहभागी रहता है, या हम कहें वह जनता से जुड़ा हुआ रहता है, और वह लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोक कल्याणकारी कार्य या लोक कल्याण को बढ़ावा देने की घोषणाएं करके, अपने नारे लगाकर जनता का समर्थन प्राप्त कर सत्ता पे काबिज होना चाहता है। कुछ विचारकों ने राजनीतिक दलों की परिभाषाएं भी दी हैं, राजनीतिक दलों के कुछ अर्थ भी बताए हैं, जैसे मैकाइवर है, गिलक्राइस्ट है, गेटेल है,
आदि विचारकों ने राजनीतिक दलों की परिभाषा दी है। मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो कि ऐसे सिद्धांत और ऐसी नीतियाँ ऐसे सिद्धांत और ऐसी नीतियाँ को समर्थन देता है जो कि जनहितैषी हो और एक समान हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। गिलक्राइस्ट ने लिखा है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि एक समान विचारधारा रखता है और एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। एडमंड बर्क ने कहा है, राजनीतिक दल एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें सभी एकमत हो और अपने सामूहिक प्रयासों से जनता के हित में काम करते हुए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और एकता में बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार कुछ विचारकों ने राजनीतिक दलों की परिभाषा भी दी है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो एकमत है, एक राय है, एक समान विचारधारा में विश्वास करता है और शांतिपूर्ण तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता प्राप्त करके सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है। अब कई बार ये प्रश्न होता है कि राजनीतिक दलों का ये कार्य ही है या और भी है। एक हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्त कर पाता है, वो तो सत्ता में चला जाता है, और कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो अल्पमत में रहते हैं, सत्ता में जा नहीं पाते हैं, वो विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो राजनीतिक दल किसी भी राष्ट्र में चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने हो, वह किसी न किसी रूप में सक्रिय जरूर रहते हैं उस देश की राजनीति में। जो सत्ता में बैठ जाते हैं वो सत्ता प्राप्त करके देश की नीतियाँ और योजनाएं लागू करते हैं और देश में शासन का संचालन करते हैं, और जो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल चाहे किसी देश में कितने ही हो, किसी न किसी रूप में राष्ट्र की राजनीति में सक्रिय दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल अति आवश्यक है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में उनके बिना शासन का संचालन संभव नहीं है, सरकार का गठन संभव नहीं है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव संभव नहीं है। इस प्रकार राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, लोकतंत्र में आवश्यक है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो कई बार ये प्रश्न होता है, राजनीतिक दल इतने महत्वपूर्ण हैं तो उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि राजनीतिक दल हैं वो संविधानेतर होते हैं। प्राय चीन जैसे देशों में राजनीतिक दलों का संविधान में उल्लेख कर दिया गया, लेकिन अन्य राष्ट्रों में उनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं होता, लेकिन फिर भी वो शासन में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण स्थान और शासन के संचालन में प्रभावी अपना दृष्टिकोण रखते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक दल अति आवश्यक है, इनके बिना सरकार का गठन संभव नहीं है। अब कहें राजनीतिक दल होते कितने प्रकार के, राजनीतिक दलों के रूप कितने हैं, या हम कहें राजनीतिक जो दलीय प्रणाली है उसके स्वरूप कितने हैं, तो प्राय राजनीतिक दलों के स्वरूप का, उनके रूपों का और उनके प्रकार का 3 भागों में हम विवेचन कर सकते हैं, 3 भागों में उसे बांट सकते हैं। या तो किसी राष्ट्र में एक दलीय प्रणाली होगी, या किसी राष्ट्र में द्विदलीय प्रणाली होगी, या फिर किसी राष्ट्र में हमें बहुदलीय प्रणाली देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं सामान्यतः दल के 3 रूप होते हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली का सामान्य अर्थ हम लगाते हैं किसी राष्ट्र में एक दल हो, ये एक संकीर्ण अर्थ है। एक दल जहाँ होता है उसको ही एक दलीय प्रणाली नहीं कहते, क्योंकि हर राष्ट्र में दल एक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको भी एक दलीय प्रणाली कहेंगे जब शासन में एक ही दल का प्रभाव हो। कहने का अर्थ ये है, यदि किसी राष्ट्र में शासन दल तो बहुत सारे सक्रिय हो, दल तो बहुत सारे प्रचलन में हो, लेकिन जब शासन सत्ता एक ही दल के हाथ में रहती है और अन्य दल केवल विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं, एक बार चुनाव होते हैं उसी दल के हाथ में सत्ता आती है, दोबारा चुनाव होते हैं फिर वही दल सत्ता को प्राप्त करता है, तो ऐसी प्रणाली को हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। कहने का अर्थ है जब किसी राष्ट्र में शासन सत्ता पर एक ही दल का प्रभुत्व हो, ऐसी दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। द्विदलीय का अर्थ है कि राष्ट्र में दल तो बहुत प्रचलित हो, दल तो बहुत सक्रिय हो, लेकिन शासन सत्ता प्राय 2 ही दलों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, या हम यह कहें
कि एक दल सत्ता प्राप्त करता है, दूसरा दल विपक्ष में प्रभावशाली दल के रूप में उभर कर आता है। अन्य दल भी सत्ता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो कम सीटें प्राप्त होती हैं। वो सक्रिय जरूर रहते हैं, लेकिन प्रभाव राष्ट्र में दो ही दल का रहता है। कभी एक दल सत्ता में आता है तो कभी वो दूसरा दल विपक्ष में आता है, कभी वही दूसरा दल सत्ता में आता है तो जो सत्ता में था वो विपक्ष में जाता रहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वहाँ द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा जो रूप है बहुदलीय प्रणाली। इसका अर्थ है यदि किसी राष्ट्र में दल तो बहुत सारी सक्रिय हो और सरकार का गठन करते समय कोई एक दल बहुमत में न आए, अन्य दलों के सहयोग से सत्ताएं बने, उसको बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। तो इस बात को समझने के लिए हम भारत की दलीय व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक जो दलीय व्यवस्था का स्वरूप रहा है, उसमें हमें एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली तीनों के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। अर्थात हम कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती दौर में भारत में दलीय प्रणाली का एक दल प्रणाली स्वरूप प्रचलन में था। केवल कांग्रेस का पूरे देश में एक छत्र शासन था, अन्य राज्यों में कोई ज़्यादा प्रभावशाली दल नहीं थे। और उसके पश्चात धीरे धीरे स्वरूप बदला और 1977 में जब सरकारें बदली, भाजपा की सरकार आई, तो उस समय फिर दो द्विदलीय व्यवस्था उभर कर आई। कभी एक समय कांग्रेस तो कभी भाजपा भारत में दलीय व्यवस्था में शासन सत्ता में अपनी भूमिका निभा रही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस दौर में भारत में द्विदलीय व्यवस्था रही है। और वर्तमान में गठबंधन की सरकारों का दौर भारत में चल रहा है। इस समय एक दल के हाथ में सत्ता न होकर एक दलों के गठबंधन के हाथ में सत्ता रहती है, और इस आधार पे हम कुछ दल सत्ता में रहते हैं गठबंधन के आधार पे, कुछ दल गठबंधन के आधार पे विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैसे भारत में यूपीए और एनडीए दो दलों के गठबंधन है, और बहुत सारे दलों के एक गठबंधन से सत्ता चलती है और दूसरा दल का जो गठबंधन है वो विपक्षी भूमिका का निर्वाह करता है। तो वर्तमान में भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं दलों के तीन रूप सामान्यतः प्रचलित होते हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली का स्वरूप देखें तो आज चीन में हमें एक दलीय प्रणाली दिखलाई पड़ती है। वहाँ पर साम्यवादी दल एक प्रभावशाली दल के रूप में काफ़ी वर्षों से सत्ता पर काबिज है, और अन्य दल वहाँ है एक दो छोटे मोटे, लेकिन उनका प्रभाव शासन में नगण्य है। तो वहाँ की दलीय व्यवस्था को आज हम एक दलीय प्रणाली कह सकते हैं। द्विदलीय की हम बात करें तो अमेरिका है, ब्रिटेन है आदि देशों में द्विदलीय प्रणाली देखने को मिलती है। बहुदलीय प्रणाली की हम बात कहें तो जापान है, भारत है जैसे देशों में आज हमें बहुदलीय प्रणाली देखने को मिलती है। बहुत सारे दल राजनीति में सक्रिय हैं, गठबंधन की सरकारें वहाँ पे बनती है। तो इस प्रकार दल के तीन स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। अब दलों का काम क्या है, दलों का मुख्य दायित्व क्या है, दलों के कार्य क्या है? तो राजनीतिक दलों के कार्य एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है राजनीतिक दलों की भूमिका का अवलोकन। सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक दलों का वो तो है चुनाव का संचालन करना। चुनाव होते हैं, चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहती है ये हम सब भली भांति जानते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल सबसे अधिक सक्रिय हमें दिखलाई पड़ते हैं। चुनाव का संचालन करना वैधानिक रूप से चुनाव आयोग का कार्य है, लेकिन यदि ये परिकल्पना करें कि चुनाव आयोग क्या बिना राजनीतिक दलों के चुनाव का संचालन कर सकता है, तो राजनीतिक दलों के बिना चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का संचालन करना एक अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य सा हमें नज़र आता है। क्योंकि राजनीतिक दल हैं वो अपने निश्चित कार्यक्रम जारी करते हैं, अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में खड़ा करते हैं, और उसके बाद निर्वाचन आयोग उन चुनावों को संपन्न करने का कार्य करता है। लेकिन चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। वो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हैं, अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करते हैं और शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो राजनीतिक रूप में या असंवैधानिक रूप से चुनाव को संचालन करने में राजनीतिक दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। चुनाव के संचालन के पश्चात
जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार के निर्माण का काम करता है, या हम यूँ कहें उसे राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सरकार के गठन हेतु, सरकार के निर्माण हेतु आमंत्रित किया जाता है। और फिर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल अपने नेता को, अपने मुखिया को प्रधानमंत्री के रूप में पद प्रदान करता है, और वह फिर प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष की सलाह से अपने सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करके सरकार का निर्माण करता है, शासन का संचालन करता है। और इस प्रकार एक चुनाव आयोग सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सरकार के गठन के पश्चात निर्वाचन आयोग का, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य सरकार का संचालन, शासन का संचालन करना होता है। किसी भी राज्य के जो उद्देश्य होते हैं, किसी भी राज्य के जो लक्ष्य होते हैं, वो सरकार के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं, सरकार के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो शासन का सही रूप से संचालन करना उस राजनीतिक दल का दायित्व होता है जिससे कि बहुमत प्राप्त होता है, और वह राजनीतिक दल सत्ता पे काबिज होकर अपने उद्देश्यों के आधार पे, अपने विचारधारा के आधार पे शासन का संचालन करने का कार्य करता है। इसके अलावा राजनीतिक दल हैं वो जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का अर्थ है वो अपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं, वो जनता में प्रचार प्रसार करते हैं, वो चुनाव के दौरान सक्रिय रहते हैं, वो जनता की बात तक को सरकार तक पहुंचाते हैं। या हम कहें जो सत्ता में दल है वो तो जनता की नीतियों के आधार पे कुछ योजनाएं बनाता है और वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। और जो विपक्ष में है वो सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार की आलोचना करते हुए जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो दल सत्ता में नहीं जा पाता है, कम सीटें प्राप्त कर पाता है, वह विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता है। जिस दल को सत्ता प्राप्त हुई है वो दल सही ढंग से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, सरकार का समुचित रूप से संचालन कर रहा है नहीं कर रहा है, शासन की शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, जनहितों की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता है जो कि अल्पमत में होता है। तो राजनीतिक दल जो कि अल्पमत में है वह विरोधी की भूमिका का या विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह करता है। इसके अलावा जनता और सरकार के बीच समन्वय भी स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सरकार और वर्तमान जो विपक्ष दल है वह दोनों आपस में जनता से जुड़े रहते हैं और सरकार अपनी तरफ से जनता से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है, और जो विपक्षी दल है वो आगामी चुनाव में सत्ता प्राप्त कर सके इसके लिए वो जनता से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार चाहे सत्ता प्राप्त दल हो चाहे विपक्ष दल हो, दोनों ही जनता से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा कुछ दलीय प्रकृति के भी कार्य होते हैं राजनीतिक दलों के, जैसे प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी सदस्यता में वृद्धि करने के लिए समय समय पर सदस्यता अभियान चलाते हैं और कुछ व्यक्तियों को अपने दल में शामिल करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल अपने दल के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और दल में अनुशासन बनाए रखते हैं, दल की कार्यवाही को संचालित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं राजनीतिक दल कुछ अपने दलीय प्रकृति के कार्य भी संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए ह्यूबर जो कि एक विचारक हैं जिन्होंने दलों के बारे में अपना विवेचन प्रस्तुत किया है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में तेल के समान है। इस प्रकार किसी भी वाहन को चलाने में उसके डीजल या पेट्रोल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके बिना उसका संचालन संभव नहीं है। उसी प्रकार लोकतंत्र के संचालन में राजनीतिक दल तेल की भूमिका का निर्वाह करते हैं, तेल के तुल्य होते हैं, यह ह्यूबर जैसे विचारकों ने कहा है। और राजनीतिक दल वर्तमान में लोकतांत्रिक राष्ट्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक दलों का अर्थ, राजनीतिक दलों के रूप और राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका का विवेचन करने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होगा और
इस टॉपिक को समझने में सहायक होगा। धन्यवाद।